नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे शौक के बारे में। तो शौक क्या है और क्या-क्या इसके टाइप हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज अपन पढ़ेंगे शौक एंड इट्स टाइप। तो शौक क्या है और क्या-क्या इसके टाइप हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं। देखो ये इमेज दिखाया गया है जिसमें एक लेडीज देखो, एक है ना, मेल को ऐसे सीपीआर कर रही है, यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ठीक है, ऐसे स्लेट सरफेस पे लेटा रखा है और सीपीआर कर रही है ना। मेनिब्रम जो पॉइंट होता है मेनिब्रम स्टर्नम का, तो वहाँ पे कंप्रेस कर रही है ताकि उसको मतलब कंप्रेशन दे रही है ना। 30 कंप्रेशन 2 रेस्पिरेशन होता है ना, 5 मिनट तक करते हैं, है ना। तो उस प्रकार यानी 150 तो कंप्रेशन हो जाएगा और 10 रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देते हैं। बट अपन सीपीआर के बारे में नहीं पढ़ते हैं ना। तो अपन पढ़ते हैं फर्स्ट अपन शौक की डेफिनेशन। सो शौक की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट अपन बात करें डेफिनेशन की। डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है। तो बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा के अंदर फर्स्ट है सर्कुलेटरी शौक एंड अबनॉर्मलिटी। यानी अबनॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य, अबनॉर्मलिटी असामान्य सिस्टम जो तंत्र होता है, दैट रिजल्ट इज रेड्यूस ऑर्गन परफ्यूजन एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। मतलब रेड्यूस परफ्यूजन, परफ्यूजन का मतलब होता है भरना, जैसे ब्लड का भरता है ना, परफ्यूज हो रहा है ना। तो जैसे अपन कहीं देखते हैं ना, परफ्यूजन इज लो, इसका मतलब ब्लड है ना वो उसको कंप्लीटली भर नहीं पा रहा है। एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन होता है ना टिश्यू के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाए, यानी टिश्यू साइनोस टाइप का होने लग जाता है। तो सर्कुलेटरी शॉक के अंदर सर्कुलेशन का मतलब वही है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, परिसंचरण। जैसे ब्लड आ रहा है, ब्लड भर रहा है, फिर है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, है ना, फिर यहाँ से फिर ये लंग्स में जाता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऐसे रक्त लाई जाती है। ये एक क्या है कि एक वो होता है, अपवाद होता है ना। कं- इस पर राइट लेफ्ट एट्रियम में, लंग से फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऐसा होता है परिसंचरण। तो यहाँ से फिर वेन शुद्ध रक्त ब्लड लेके आती है ना। तो ये कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सर्कुलेशन सिस्टम है ना, उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है और रिजल्ट इज क्या होता है, ऑर्गन परफ्यूजन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब कम हो जाता है, और उसको अपन शोक कहते हैं। तो शोक के अंदर मोस्टली अपन देखते हैं ना, एक बेसिक अपन अगर देखें तो उसमें शोक का अंदर क्या है, शोक है ना, शोक, शोक के अंदर बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर वो हो जाता है कम। बीपी कम और पल्स रेट होती है ना, जो अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, 72 होता है ना। तो नॉर्मली ये 60 से 100 बोलते हैं इसको। कितना होता है, 70 to 100। अगर 60 से नीचे के है तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। और अगर मोर देन 100 है, इसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जैसे टेकीकार्डिया होता है ना, तो इसके भी बहुत सारे मतलब टाइप हैं। ब्रेडिकार्डिया के बहुत सारे टाइप हैं, तो वो टाइप के बारे में नहीं पढ़ेंगे अपन। बेसिकली जानते हैं कि 100 से वो दिख रहा है उसका मतलब हार्ट रेट, तो उसको अपन बोलेंगे टेकीकार्डिया। और लेस देन 60 हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी और टेकीकार्डिया मतलब हार्ट। अगर पनिया जोड़ देते हैं तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी रेट से लिंक कर रहा है ना। तो इस प्रकार देखते हैं। तो ये, तो अपने परिभाषा देखिए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसके अंदर क्या है कि अब नॉर्मलिटी आ जाती है, जिसके अंदर जो ऑर्गन है ना उसका रिड्यूस हो जाता है परफ्यूजन। परफ्यूजन रिड्यूस होगा तो फिर टिश्यू है ना वो ऑक्सीजनेशन में डैमेज होने लगेंगे। टिश्यू है ना वो कम मतलब डैमेज होंगे, क्योंकि ऑक्सीजनेशन ही नहीं है, परफ्यूजन ही नहीं है पूरा। क्योंकि जैसे ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इमोशनल शॉक क्या है। इमोशनल शॉक, इमोशनल मतलब इमोशनल, इमोशनली हो जाता है ना, अपन जोड़ते हैं जैसे मतलब इमोशनली हो जाता है उस कंडीशन में। तो एन एक्यूट स्ट्रेस, जैसे तनाव की कंडीशन है। रिएक्शन अराइजिंग द रिस्पॉन्स टू ट्रूमेटिक इवेंट, जो ट्रूमेटिक होता है ना, चोट लगने के बाद जो कोई घटना होती है उसके बाद में, है ना। ऑफन एनरेसली यूज्ड इंटरचार्जेबल, इंटरचार्जेबल विद द टर्म शोक इज द पॉपुलर कल्चर इन दिस विल नॉट बी डिस्कस फर्दर। नॉट बी डिस्कस फर्दर नहीं कर रहे, लेकिन ये इमोशनली शोक के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर कोई ट्रॉमा लग गई हो या फिर उसके अंदर स्ट्रेस, इस कंडीशन में भी वो इमोशनल शोक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इंटरचार्जेबल, इंटरचेंजेबल, सॉरी इंटरचेंजेबल विद द टीम टर्म शोक इज द पॉपुलर कल्चर, दिस विल नॉट बी
डिस्कस फर्दर, इस पे फर्दर डिस्कस नहीं करिए। अचानक होती है स्ट्रेस की कंडीशन में, ठीक, स्ट्रेस रिएक्शन हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं इमोशनल शोक। अब अपन जैसे ये साइड में जैसे इमेज है ना, उसको अपन जूम करके देखते हैं क्या 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 दिखा रहा है। ये देखो, डिस्ट्रीब्यू डिस्ट्रीब डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एक्सेसिव वेजोडाइलेशन, जो ये ब्लड वेसल्स है, इसको अपन एक्स्ट्रा डायलेशन दे देते हैं। एक तो ये थी डायमीटर इनका इतना था, ठीक है, और एक ही डायमीटर इतना कर दिया अपन एक्स्ट्रा डायलेशन। अब जैसे जैसे डायलेशन ज्यादा होगा तो क्या है कि उसका जो प्रेशर है ना वो डाउन होगा जाए, इसी बात है ना। तो वेजोडाइलेशन के बाद इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पेयर्ड होगा, एक डायमीटर कम था, एक डायमीटर ज्यादा हो गया, इसका मतलब जो प्रेशर लग पा रहा था वो प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर जो अपन देखते हैं हाइपोवोलेमिक, वॉल्यूम, वॉल्यूम वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइपो का मतलब कम, और हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपर वॉल्यूम मतलब सर्कुलेटरी ओवरलोड में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कार्डियोजेनिक, कार्डियो का कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट, कार्डियो मीन्स हार्ट, और जेनिक मतलब हार्ट से जनरेट हो रहा है ना, कार्डियोजेनिक। तो इसके अंदर जैसे कॉम्प्रोमाइज ऑफ मायोकार्डियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस होना मायोकार्डियम, जो हार्ट की 3 लेयर होती है ना, पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर होता है एंडोकार्डियम, 3 लेयर होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर आउटपुट भी उसका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि परफॉर्मेंस कम हो रही है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया किसी प्रकार, तो ऑब्स्ट्रक्टिव फीलिंग हार्ट इजेक्टिंग इनटू ग्रेट वेसल्स होती है, उसमें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, या जैसे अपन आर्टरी के बारे में देखें तो जैसे ये ओटा होता है ना, ओटा की 3 ब्रांच होती है, ओटा की 3 ब्रांच नहीं पटेगी आपने। एक होता है पल्मोनरी आर्च ऑफ ओटा, एक होता है एब्डोमिनल ओटा, एक होता है थोरेसिक ओटा। आर्च ऑफ ओटा, एब्डोमिनल ओटा और थोरेसिक ओटा, तो ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कोज क्या है। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि शोक ही हो जाता है जिसके अंदर बीपी कंपल्सरी जाता है, ठीक है, ये तो पढ़ लिया। कोज क्या क्या है, कारण क्या क्या है शोक होने का। तो शोक होने का जो कोज है वो कोज ऑफ शोक क्या है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो सीओ लिखते हैं अपन, वो रिड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है वो देखते हैं। कार्डियक का जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट बेसिकली बात करें, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे जैसे भाई कार्डियक आउटपुट कम हुआ, इसका मतलब हार्ट रेट कम होगी या स्ट्रोक वॉल्यूम में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, वो देखते हैं। तो देख, फर्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ये आ गया ना फर्स्ट कोज, हाइपोवोलेमिक शोक। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शोक की। तो हाइपोवोलेमिक का मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, जाहिर सी बात है। तो वॉल्यूम कम हुआ है किस प्रकार से, किस कारण क्या रहे हैं वॉल्यूम कम होने का, ये तो अपने देख लिया हाइपोवोलेमिक है, वॉल्यूम कम हुआ है किस कारण से, तो हेमरेज हो गया, कोई चोट लगी है, हेमरेज हो गया, ठीक, या एक्सटर्नल इंक्लूडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जो एक्सटर्नल इंक्लूडिंग की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम जिसकी वजह से हेमरेजिक कंडीशन हो गई। इंटरनल की बात करें तो इसके अंदर चेस्ट के अंदर या एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर, या पेल्विक एरिया, है ना, पेल्विक जो एरिया होता है ना, हिप वाला पार्ट, उसमें पेल्विक में, या रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम जो रेट्रो पार्ट है उसमें पेरिटोनियल एरिया में, या लॉन्ग बोन में जो बड़ी बोन होती है ना फीमर वगैरह उसमें, या फिर वॉमिटिंग कर दी उसने, वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग, डायरिया, या एन्यूरेसिस, बर्न, डायूरेस सॉरी, इसमें ये बोलता है डायूरेसिस, यूरिन पास आउट है ना, उसमें, या बर्न, कुछ मतलब जल गया होगा ना, बर्न पढ़ते हैं ना, रोल ऑफ माइन अपन बर्न के अंदर पढ़ते हैं, अलग अलग डिवाइस। तो किसी जैसे वॉमिटिंग कर दी, उल्टियाँ हो रही है, डायरिया हो रहा है, या डायूरेसिस हो रहा है, या बर्न्स हो रहा है, तो ये भी एक क्या है कि वॉल्यूम धीरे धीरे बॉडी का लॉस हो रहा है, यानी हाइपो वोलेमिक हो रहा है, हाइपो वोलेमिक। हेमरेज हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हो गया, या फिर इंटरनल चेस्ट एब्डोमेन पेल्विक और लॉन्ग बोन पेरिटोनियल एरिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये कारण रहे हैं इसके अंदर हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डियोजेनिक, जो सेकंड अपना वो है कार्डियोजेनिक। कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट का ही। तो फर्स्ट है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन,
कार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो थ्रोम्बोटिक प्लाग बन जाते हैं, है ना, जो है ना थ्रोम्बोटिक प्लाग बन जाते हैं, उसके अंदर जो आर्टरीज होते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है ना, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई के अंदर जो थ्रोम्बोटिक प्लाग बन जाती है, जिसके अंदर जो सप्लाई है ना वो हो नहीं पाती है, 90% तक ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर अपन बोलते हैं। अगर 70% ब्लॉक होता है ना, अगर 70% ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अगर 90% ब्लॉक है इसका मतलब ये एम आई मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इन्फेक्शन नहीं इन्फ्रैक्शन, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मायोकार्डियल कंटशन। कंटशन का मतलब होता है चोट या ब्रूइस। तो हार्ट के जो मसल्स हैं उसके अंदर किसी प्रकार की चोट लग जाने से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, ठीक है। या फिर मायोकार्डियटिस, जो मायोकार्डियल जो मसल्स है ना, आर्टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो मायोकार्डियल जो मसल्स है ना उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेटरी साइन तो अपन को पता है, रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, डिस्कस विस्कस डिस्चार्ज वगैरह ना, तो वो ठीक। उसके बाद में कार्डियक एरिदमिया, एरिदमिया रिदम जो है ना वो एलए बन जाती है, मतलब नॉर्मली ले के अंदर हार्ट है ना वो कोटेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, तो एरिदमिया हो जाता है, एरिदमिक, तो कार्डियक एरिदमिया। अनस्टेबल टेकिकार्डिया, स्टेबल जो अनस्टेबल टेकिकार्डिया मतलब स्टेबल नहीं है, ठीक है, और टेकिकार्डिया का मतलब बीपी ये हार्ट रेट ज्यादा आ रही है, तो अनस्टेबल टेकिकार्डिया, अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया बहुत ज्यादा कम हो रही है, या नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होते हैं, है ना। एक होता है आइनोट्रोपिक, ये होता है वैथमोट्रोपिक, क्रोमोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, ऐसे हार्ट में चलते रहते हैं। अपन देते हैं ना डोपामिन वगैरह देते हैं या डोबुटामिन, ये क्या है कि आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, ये चार्ज करते हैं हार्ट के अंदर, काउंटिलिटी कम है उसकी वजह से अपन क्या है उसमें चार्ज देते हैं, आइनोट्रोप्स देते हैं, है ना। अलग अलग जैसे कंडक्शन वेलोसिटी के लिए अपन अलग देते हैं, इसके लिए जैसे कॉन्टेक्टिलिटी के लिए अपन जैसे ये आइनोट्रोप देते हैं ना, डोपामिन वगैरह ना। तो ये फिर ड्रग ओवरडोज जिसके अंदर बीबी, बीबी का मतलब होता है बीटा ब्लॉकर, जिसके अंदर एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल या एसिटाब्यूटालोल, लोल जितने भी है ना इसके अंदर सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव है। अम्मा एटेनोलोल ये क्या है कि ये एक सिलेक्टिव है, और जो एसिटाब्यूटालोल है वो अपन क्या है कि नॉन सिलेक्टिव है। हार्ट के अंदर पढ़ते हैं ना B1 रिसेप्टर, B2 रिसेप्टर, B1, B2 और B3 ये रिसेप्टर पढ़ते हैं अपन अलग अलग। तो ये क्या है, हार्ट पे जो ड्रग्स काम करते हैं उस पर ब्लॉकर, यानी उसको ब्लॉक कर देता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो ना। तो इसलिए अपन क्या है कि उसके अंदर वो ना ब्लड जो बीटा ब्लॉकर है वो उसके अंदर, या फिर CCB यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसके अंदर अपन निफिडिपिन, नार्कोडिपिन, एम्लोडिपिन, डिपिन डिपिन जितने भी देते हैं ना वो क्या है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ताकि उसको चैनल्स को जो कैल्शियम के जो चैनल ना जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर पाती है ना, तो उसको अपन बंद किया जा सके ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, हाइपोवोलेमिक अपने पढ़ लिया किस प्रकार चोट लगती है, कार्डियोजेनिक किस प्रकार है, और अब तो थर्ड नंबर का है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, यानी किसी प्रकार ऑब्स्ट्रक्शन किस में आना है वो है। तो फर्स्ट है न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, जो हार्ट की जो मसल जो लंग्स की जो मसल्स है ना उसमें थोरेक्स न्यूमो एयर भर जाती है, न्यूमोसाइट्स होते हैं ना वो पैक होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे एयर ज्यादा भर जाती है तो ब्लैकिश एरिया हो जाता है, ठीक है। टेंशन की वजह से टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की वजह से वहां से एयर भर जाती है, जिसके अंदर अपन हार्ट की जो ये फेफड़ा है ना लंग्स उसे ठीक तरह से काम नहीं कर पाता वो। पूरा वो को जितना कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है ना वो नहीं हो पाता है। उसके बाद में कार्डिक टेम्पोनेट। अब कार्डिक टेम्पोनेट क्या है, जो हार्ट है ना उस पे प्रेशर लगता है, हार्ट पे प्रेशर लगता है, हार्ट पे है ना वो प्रेशर लगता है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स और जो हार्ट की आउटर कवरिंग सैक है, हार्ट एंड जो आउटर कवरिंग सैक है ना उसके अंदर बीच में ब्लड एंड फ्लूइड है ना वो उसका कलेक्शन हो जाता है। ब्लड एंड फ्लूइड का कलेक्शन देखो, ब्लड एंड फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है काम पे, जो एक्स्ट्रा पेरिटोन पेरिट ये होता है ना, एक्स्ट्रा सेक होता है ना हार्ट का, एक्स्ट्रा कवरिंग सेक,
उसके अंदर और जो हार्ट मसल्स है ना उसके बिटवीन दोनों के बीच में हार्ट मसल्स और उनके बीच में जो दोनों के बीच में होता है ना वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डिया पेरिकार्ड मतलब पेरिकार्डियम बोलते हैं या पेरिकार्डाइटिस सॉरी पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या है कि जो कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब वही है कि जो हार्ट के अंदर प्रेशर पड़ता है तब वो क्या है कि जो हार्ट की जो मसल्स हैं और एक्स्ट्रा कवरिंग जो सेक है उसके अंदर ब्लड और फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूमोथोरैक्स में आपने पढ़ लिया, एयर बढ़ जाती है फेफड़े के अंदर। कार्डियक टेम्पोनेंट में अपन ने पढ़ ही लिया कि उसमें प्रेशर की वजह प्रेशर लगता है, ताकि प्रेशर जाता है तो उसमें क्या कि एक्स्ट्रा कवरिंग शेक है और हार्ट के जो मसल्स हैं उनके बीच में फ्लूइड और ब्लड का कलेक्शन हो जाता है ना, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, तो वो है कार्डियक टेम्पोनेंट। ठीक, अब बात करते हैं रेड्यूस सिस्टेमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंट। जो रेजिस्टेंट का मतलब होता है अवरोध, यानी अवरोध हो जाता है, रुक जाता है, अवरोध रेजिस्टेंट होता है। सेप्टिक इन्फेक्शन से एनाफाइलेप्टिक, जिसके अंदर भी उसके अंदर क्या है कि वो हो जाता है जो हार्ट की जो ये होता है ना मतलब ब्लड वेसल्स, उसका तो अब नॉर्मली डायलेशन हो जाता है। और जो ब्रोंकाई मसल्स उनका होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको बोलते हैं एनाफाइलेप्टिक शॉक। ठीक है, सबसे खतरनाक शॉक होता है, तो उसमें अपन एडीआर देते हैं ना, एडीआर देख के क्या है कि वेजो डायलेशन जो होता है ना उसको बोलते हैं वेजो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी ब्रोंको डायलेशन करवाता है। तो वो एनाफाइलेटिक शॉक का ट्रीटमेंट है। न्यूरोजेनिक मैंने बता ही दिया, नर्वस सिस्टम रिलेटेड होता है। न्यूरो सिस्टम में जैसे मैं किसी प्रकार का शॉक हो गया मतलब ट्रॉमा हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। अब अपन ने ये पढ़ तो लिया कि कोज क्या क्या है, क्या क्या टाइप है, शॉक क्या था, डेफिनेशन पढ़ी, टाइप पढ़ी, लेकिन अब अपन पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। उसकी पैथोफिजियोलॉजी कारण क्या है, किस प्रकार से होता है, ये वो पढ़ेंगे ऑफ शॉक। शॉक की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। द बीपी इज रिलेटेड टू कार्डिक आउटपुट। बीपी किससे रिलेट करती है, लिंक करती है, तो बीपी रिलेट करती है कार्डिक आउटपुट से। बीपी किससे रिलेट करती है, रिलेटेड है कार्डिक आउटपुट से। एंड सिस्टेमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंट। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंट कार्डिक आउटपुट किससे, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये मैंने बताया था। हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये अपना आता है कार्डिक आउटपुट। ठीक है, और इस पे अपनी सिस्टोलिक बीपी डिपेंड करती है। डिटरमाइंड बाय द प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये तीन कारण से डिटरमाइन अपन उसको करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक की। तो प्रीलोड क्या है, आफ्टरलोड क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रीलोड की। तो इसको अपन डेफिनेशन के अंदर नहीं जाना है, मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको प्रीलोड है क्या। तो पहले अपन देख लेते हैं लिखा क्या है, फिर अपन बेसिक से समझेंगे। तो वेंट्रिकल विल टेंशन at the end of diastolic reflect the degree of myocardial muscles fibrous stress is the determined by the volume status venous pressure and right arterial pressure preload related to stroke volume by the Frank Starling mechanism in the fibrous slightly initially to the increase stroke volume। अब अपन मतलब जानते हैं इसका क्या मतलब है, तो बात करते हैं प्रीलोड की। तो प्रीलोड के अंदर होता है क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। राइट एट्रियम, राइट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर ये देखो ये वाल्स है, उसके बाद में जैसे इसके अंदर ब्लड भरा है। ठीक है, ठीक है, ये ब्लड भरा है। अब प्रीलोड में क्या करते हैं, जैसे ये ब्लड इसके अंदर राइट वेंट्रिकल में भरा है लेकिन ये कॉन्ट्रेक्शन अभी नहीं कर रहा है, जैसे कॉन्ट्रेक्शन इससे नहीं करा और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर रखा है, यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन करके फिर इसमें ये एब्डोमिनल ओटा के अंदर आर्चो ओटा के अंदर डालेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ताकि शुद्ध ब्लड है ना पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके। ठीक है, तो जो ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है ना उसके अंदर ब्लड तो है लेकिन ये कॉन्ट्रेक्शन या पंप नहीं कर रहा है। जो कॉन्ट्रेक्शन से पहले का टाइम है, बिफोर कॉन्ट्रेक्शन, बिफोर कॉन्ट्रेक्शन इसके अंदर ब्लड तो है। ठीक है, ब्लड तो है लेकिन ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा है अभी इसने। तो कॉन्ट्रेक्शन से जो पहले का टाइम है बिफोर कॉन्ट्रेक्शन इज द कॉल्ड ऑफ प्रीलोड। प्रीलोड किसको कहते हैं, जो कॉन्ट्रेक्शन से पहले का टाइम है, कॉन्ट्रेक्शन से पहले ब्लड तो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर
लेकिन वो उसमें पंप नहीं किया, उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाया, उसने फोर्स नहीं लगाया, तो उसको बोलते हैं प्री लोड, यानी लोड से पहले का टाइम, लोड नहीं लिया उसने, ठीक, उसने प्रेशराइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है प्री लोड की कंडीशन, बेसिक से समझा आपने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना। अब बात करते हैं सेकंड है, वो है आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड यानी आफ्टर यानी बाद में, ठीक है। तो ये कब है, तो वही वही मैकेनिज्म देखते हैं अपन। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के, अब इसके अंदर ब्लड तो भरा है काफी, ठीक है, ब्लड भरा है, लेकिन पहले तो प्रीलोड में अपन क्या पढ़ रहे थे कि इसके कॉन्ट्रेक्शन से पहले का टाइम है, जैसे इसने फोर्स लगाया नहीं है, उससे पहले का टाइम है, ब्लड तो है लेकिन इसने फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है। तो वो जो फोर्स नहीं लगाया है ना, वो जो कॉन्ट्रेक्शन है ना, वो कॉन्ट्रेक्शन से पहले का टाइम वो प्रीलोड था। अब इसने क्या है कि कॉन्ट्रेक्शन लगा के ब्लड आगे पंप कर दिया ओटा के अंदर। तो पंप जैसे कर पा रहा है, जो ब्लड पंप करने के लिए जो फोर्स लग पा रहा है ना, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। ब्लड पंप करने के लिए जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। तो बेसिक समझा। पहले ब्लड तो था लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले की कंडीशन थी कि जो ब्लड इसके अंदर होता है वेंट्रिकल के अंदर, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले जो प्रेशर लग पा रहा था ना, वो क्या था, कॉन्ट्रैक्शन से पहले का वो प्रीलोड था। अब इसने ब्लड आगे पंप किया है, तो उसके लिए उसने जो फोर्स लगाया उसको अपन बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। तो ये है, बात करते हैं इसकी जो लिखा है वो है, इज द वेंट्रिकल विल टेंस एट द एंड ऑफ सिस्टोलिक, सिस्टोल जो होता है ना, कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करता है ना, कितना वॉल्यूम कितना है, एंड द रेजिस्टेंट ऑफ द एंटेरोग्रेड ब्लड फ्लो regardless of the cause of shock, inadequate organ perfusion and tissue oxygenated resistant in the cell switching, switching कर देती है सेल when aerobic and anaerobic metabolic, जो लैक्टिक एसिड बनता है। ऑक्सीजन में क्या बनेगा, ऑक्सीजन में देख, एक होता है एरोबिक, होता है एक होता है एनारोबिक। एक होता है ऑक्सीजन या उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एरोबिक। और नॉन एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके अंदर नॉट ऑक्सीजन में ये बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है मेटाबॉलिक, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने बढ़ा आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, ठीक है, ये है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द शॉक पेशेंट। शॉक पेशेंट की हिस्ट्री कैसे देखते हैं। तो बात करें हिस्ट्री ऑफ शॉक पेशेंट की, तो अपन क्या करते हैं, तो फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी, आकलन करते हैं। असेसमेंट क्या आता है, आकलन, ठीक है। असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, क्या, किसका, सीवियरिटी का, गंभीरता का, गंभीर कितना है वो उसका आकलन करते हैं। कन्फ्यूजन, कंफ्यूज हो रहा है पर्सन, ठीक है, या डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर क्या है, लाइट हेडेकनेस, हल्का सिर दर्द सा, ड्राउजीनेस, बेचैनी सी, या ओलिग्यूरिया, यूरिन पास आउट कम आ रहा है, या एनूरिया बिल्कुल ही नहीं है। तो ये कंडीशन है हिस्ट्री ऑफ शॉक पेशेंट, किस प्रकार उसको असेसमेंट करते हैं। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम ऑफ कोज, इसका कोज का इसका कारण में सिम्टम क्या है। तो सिम्टम अपन देखते हैं, तो एग्जामिनेशन ऑफ द शॉक पेशेंट को एग्जामिन करते हैं किस प्रकार से, एयरवे में भी कॉम्प्रोमाइज, उसका जो एयरवे है वो शायद कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, कंप्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज किया उसने, है ना, अपने सुनते हैं ना, इसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, स- समझौता कर लिया, है ना, समझौता बोलते हैं, ठीक है, समझौता कर लिया इसने। तो इस प्रकार उसने समझौता बने कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज बाय द रेड्यूस कंफ्यूजन, रेड्यूस कंफ्यूजन लेवल, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा रहेगा। तो हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन कम होगी, सीवियरिटी टू कोज, सीवियरिटी कोज करेगा, हाइपोक्सिया वगैरह होगा। अब बात करते हैं एयरवे कॉम्प्रोमाइज, एपरेंट हाइपोक्सिया, मतलब उसे कम ड्यू टू द इन्फेक्टिव पल्स ऑक्सीमेट्री। इन्फेक्टिव पल्स ऑक्सीमेट्री का मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसके अंदर अपन सेचुरेशन वगैरह, हार्ट रेट वगैरह देखते हैं, है ना, या फिर उसके अंदर परफ्यूजन वगैरह भी देखते हैं। तो उसके अंदर क्या है, इन्फेक्टिव आ गया, इन्फेक्टिव हो गया पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर फ्रॉम पेरीफेरल शट डाउन, पेरीफेरी होते हैं ना, उसमें शट डाउन बंद हो जाता है, ठीक। टेक्कीफनिया मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, वो ज्यादा हो जाती है। नॉर्मली जैसे अपन क्या बोलते हैं,
13 से 20 या 14 से 20 बोलते हैं, तो 20 से ज़्यादा हो जाता है उसका मतलब टेकिपनिया। 24 से ज़्यादा, सॉरी 24 से ज़्यादा उसको बोलते हैं क्या, टेकिफनिया। अडल्ट की बात करें, ठीक है। बच्चे के अंदर 40 से 60 हो जाती है, 60 से ज़्यादा इसका मतलब टेकिपनिया, ठीक है। तो उसके बाद में कुस्मल ब्रीथिंग। कुस्मल ब्रीथिंग होता है जो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस कंडीशन में आ गया हो ना, कुस्मल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग हो जाती है ना, फ्रूटी लाइक स्मेल आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है, तो सर्कुलेशन के अंदर 100 पेशेंट में क्या आएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पेल हो जाएगा, पेरी 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 हो ना, पेल हो जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का टाइप का, है ना, पेली कलर का। प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, जिसको अपन बोलते हैं सीआरटी। सीआरटी कैपिलरी फिलिंग रिफिलिंग टाइम। कैपिलरी फिलिंग आप भरते हैं, जैसे अपन उंगली को पिंच करके देखते हैं ना, ऐसे ये उंगली है, इसको ऐसे पिंच करके पहले ये क्या है, व्हाइट सा दिखता है, तुरंत अपन छोड़ते हैं, तुरंत या 1 या 2 सेकंड में अगर भर जाती है, तो उसको बोलते हैं सीआरटी या कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, ठीक है। तो वो अगर मोर देन 2 है इसके अंदर, तो अब तभी अपन ने वो बोला क्या, प्रोलॉन्ग्ड, लंबा है, ज्यादा है, यानी 2 सेकंड से ज्यादा, उसको बोलते हैं कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, ठीक है, सीआरटी ये है। उसके बाद हम बात करते हैं टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन, हाइपोटेकिकार्डिया जाता है, हाइपोटेंशन यानी जो हार्ट रेट ना वो कम हो जाती है, एचआर कम, ठीक है। उसके बाद में ओलिगुरिया, टेंशन कम हो जाती है, बीपी कम होता है, ठीक है। ओलिगुरिया, पेशाब कम आता है ना, 400 ml से कम। एनूरिया, बिल्कुल कम। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या हो जाती है, उसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है ना, कंफ्यूजन आ जाता है। ड्राउजीनेस, बेचैनी, अनकॉन्शियस हो जाता है, ये कंडीशन उसमें आती है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेजिक शोक। हेमरेजिक शोक होता है जो ब्लड लॉस हो जाता है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन क्या है, यानी किस किस भागों में बांटते हैं उसको अपन। तो टाइप फर्स्ट में जो क्लासिफिकेशन है वो होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस। फर्स्ट जो बात करते हैं कि हेमरेजिक शोक, तो अपन ने बता दिया कि ब्लड का लॉस होता है, कितना होता है, कैसे हट रहती है, क्या उसका मेंटल स्टेटस रहता है, सारा कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस की, तो 750 ml होता है ना, उससे ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो एक टाइप फर्स्ट में आ रहा है। परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस, कितना परसेंटेज में ब्लड लॉस हो रहा है, तो अगर लेस देन 15 है, यानी 15 से कम है, वो बीपी क्या रहेगी इसमें, बीपी नॉर्मल रहेगी। पल्स प्रेशर जो अपन बोलते हैं ना, पल्स प्रेशर, ठीक है, यानी 120 -80 अगर करते हैं तो 40 आ जाता है ना, तो 40 अपन क्या है कि पल्स प्रेशर है ना। तो पल्स प्रेशर को क्या रहेगा, तो पल्स प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज रहेगा, नॉर्मल या इंक्रीज रहेगा, बढ़ेगा भी और कम भी रह सकता है। आरआर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट, तो आरआर क्या रहेगी, 40 से 20, 14 से 20 सॉरी, 14 to 20, ये रहेगी आरआर, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा क्लासिफिकेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन से सेकेंड की। तो फिर यूरिन आउटपुट रहेगा इसमें 30 ml से ज़्यादा रहेगा पर घंटे के अंदर। मेंटल एज क्या रहेगी, स्टेट स्लाइटली एंग्सियस, स्लाइटली थोड़ा है ना एंग्सियस रहेगा, मतलब एंजाइटी टाइप का रहेगा, कहने का मतलब यही, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप सेकेंड की। टाइप सेकेंड है वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस। वॉल्यूम कितना रहेगा ब्लड लॉस का, 750 ml से 1500 ml, 1500 ml तक ब्लड लॉस होगा। परसेंटेज में क्या रहेगा, 15 से 30 ml परसेंटेज में, 30% तक लॉस हो रहा है। एच आर कितनी रहेगी, 100 to 120, यानी 100 से 120 तक रहेगी हार्ट रेट। टेकिकार्डिक रहेगा। पीपी जो पल्स प्रेशर है वो डिक्रीज रहेगा, इसमें पल्स प्रेशर है ना वो डिक्रीज होगा। बीपी नॉर्मल रहेगी, ब्लड प्रेशर। यूरिन आउटपुट रहेगा 20 से 30 ml पर होवर। मेंटल स्टेटस क्या रहेगा, माइल्ड या मिड एंशियस होगा, एंजाइटी वगैरह मिड रहेगी, थोड़ी रहेगी ना। अब बात करते हैं जो टाइप थर्ड है वो, तो टाइप थर्ड के अंदर वॉल्यूम होता है ब्लड लॉस 1500 से 2000 ml तक का ब्लड लॉस होगा। परसेंटेज की बात करते हैं ब्लड लॉस के अंदर 30 से 40% है ना वो ब्लड लॉस हो जाएगा। हार्ट रेट आएगी 120 to 140, बीपी डिक्रीज रहेगी इसमें, और पल्स प्रेशर है वो भी डिक्रीज रहेगा। आरआर 30 से 40 होगी, यानी बच्चे की तरह आरआर चली जाएगी। यूरिन आउटपुट हो गया 5 से 15 ml। मेंटल स्टेट क्या होगा, कंफ्यूज और एंक्सियस हो गया, कंफ्यूज होगा इसके अंदर, ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा। टाइप फोर्थ की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस 2000 ml से ज़्यादा है, याद रखना। टाइप जो फोर्थ होता है ना
उसके अंदर 2000 ml से ज़्यादा का ब्लड लॉस हो जाता है। परसेंटेज ऑफ ब्लड यानी 40% से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। सेकंड में थर्ड में कितना हो रहा था, थर्ड में हो रहा था ब्लड लॉस हो रहा था वो 30 से 40, लेकिन यहाँ 40 से ज़्यादा होगा, मोर देन। यहाँ मिड रेंज थी, यहाँ 40 से ज़्यादा होगा, 40 मोर देन 40। ठीक है, ये होगा टाइप 4 में। तो और क्या रहेगा, हार्ट रेट इसमें 140 से ज़्यादा रहेगी 4 टाइप में। बीपी डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी रेट है वो होगा 35 से ज़्यादा हो जाएगा। यूरिन आउटपुट, यू होगा मतलब होता है यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो यूरिन आउटपुट रहेगी वो मैंने बता दिया, नेग्लिजिबल, उसको अपन काउंट ही नहीं कर कर पा रहे हैं। मेंटल स्टेट की बात करते तो कंफ्यूज रहेगा एंड लिथार्जी, थका महसूस करेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। अब अपन बात करते हैं इनकेस्टिवेशन की। इनकेस्टिवेशन क्या क्या होगी, तो इनकेस्टिवेशन ऑफ शॉक की क्या होगी, वो होगा ब्लड इंक्लूडिंग ब्लड गैस जिसके अंदर पीएच है ना, पीएच चेक करेंगे, एसिडिक है, बेसिक है, क्या है ना, वो देखते हैं। लैक्टेट यानी वो जो पीएच है ना वो एसिडिक है। ठीक है, ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इंट्रोमा, पेल्विक एरिया के अंदर एक्सआर कराएंगे, सीटी कराएंगे चेस्ट की, एब्डोमेन की, पेल्विक एरिया का इंडिकेट फास्ट वगैरह भी करवा लेंगे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये जो जो अपने मतलब ये इन्वेस्टिगेशन जैसे चेस्ट एक्सरा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ट्रोमा है, पेल्विक एरिया के अंदर चेस्ट है, यानी एक्सरा है, एक्सरे है, या फिर पेल्विक की, या फिर फास्ट वगैरह भी करवाएंगे। तो ये इसका अलग अलग कंडीशन है, टाइप है, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप और फोर्थ में अपन ने देखा कि मतलब क्या क्या इसके टाइप हैं, क्लासिफिकेशन अपन हेमरेजिक शोक का पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में अपने टाइप पढ़ लिया। अब बात करते हैं मैनेजमेंट क्या है इनिशियली इसका, किस प्रकार करते हैं तुरंत इनिशियली। तो इनिशियली जो मैनेजमेंट है वो है शोक का है असेसमेंट ऑफ पेशेंट फ्रॉम ABCD, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डेवलपमेंट और आगे ये अलग अलग है। ठीक है, ABCDE, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव हो जाता है मेंटेन पेशेंट एयरवे, जो पेशेंट का जो एयरवे ना वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डेवलप करते हैं किसको, आइज वगैरह को। ठीक है, तो यूज क्या क्या करते हैं, मैनोवर, तो दांव पेच है वो मैनोवर पर यूज करते हैं। एडजस्टिंग सुप्राग्लोटिक, जो ग्लोटिक होता है ना, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक से ऊपर है ना उसमें। और डेफिनेटिव एयरवे इंडिकेट, जो एयरवे ना उसको डेफिनेटिव करते हैं, इंडिकेट सक्शन, सक्शन करते हैं, या फिर स्पूटम वगैरह है सिक्रेशन होता है उसको निकालते हैं सक्शन, सक्शनिंग से। ठीक है, यानी स्पूटम और सिक्रेशन। डिलीवर हाई फ्लो O2, हाई फ्लो O2 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हाई फ्लो O2 प्रोवाइड किसमें, जिसके अंदर नॉन रिबर्थर जो मास्क आते हैं ना उससे, उसमें 2 लीटर कैपेसिटी और 15 ml, 15 लीटर पर मिनट दे सकते हैं उसमें। कीप स्टेटिक और 94 सैचुरेशन वगैरह रखते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अटैच मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में अटैच करते हैं जिसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर से, 3 लीड कार्डियक मॉनिटर से, कार्डियक मॉनिटर से, या CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, उसके बाद फर्दर मैनेजमेंट, ये तो था इनिशियल मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करा, क्या क्या जांचें करी। ठीक है, ABCD जो जो है ना उसे अपन मेंटेन करते हैं। फर्दर मैनेजमेंट में अपन क्या करा, हेमरेजिक शोक है, आइडेंटिफाई द हेमरेजिक, अगर हेमरेजिक अगर शोक है तो आइडेंटिफाई करते हैं क्या, हेमरेजिक शोक है तो इसके अंदर आइडेंटिफाई द ट्रीट ऑफ कॉज। तो इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, तो फर्स्ट अपन उसको पेशेंट को हेमरेजिक शोक में उसको पता करते हैं किस प्रकार का है, फिर उसके अंदर ADR होता है ना, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन वो देते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन 0.5 mg IM रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक जो प्रतिजीवी होते हैं वो देते हैं, या फिर थोरिकोसेंटेसिस, थोरेसिकेविटी के अंदर इंसर्ट करके सेंटेसिस करते हैं, फ्लूइड का निकालते हैं, थोरिकोसेंटेसिस। या पेरिकार्डियोसेंटेसिस, हार्ट की जो मसल्स है पेरिकार्डियम उस पर सेंटेसिस करते हैं। थ्रम्बोलाइसिस, थ्रोम्बोटिक प्लाग है ना उसको तोड़ते हैं। ऑफ मैस्यू पीई, मैस्यू पीई का मतलब क्या होता है, मैस्यू पीई पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मैस्यू पीई का मतलब क्या होता है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे 55% तक की जो जो पल्मोनरी ट्रीज होती है ना,
एल्विलाई से पहले ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकोस वगैरह ना। तो वहाँ पे जो मतलब जो न्यूमोसाइट्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज होती है ना, तो वो ट्रीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसके अंदर 55% से जो कार्डियक पल्मोनरी जो होता है ना एम्बोलिज्म से, उसमें उसमें फेलियर हो जाता है। कार्डियक पल्मोनरी एम्बोलिज्म से फेलियर हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, मेसी हो जाता है ज़्यादा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद में उसके बाद में सिंक्रोनाइज्ड डायरेक्ट करंट पैकिंग ऑफ अनस्टेबल ब्रेडी एरिथमिया। अनस्टेबल ब्रेडी एरिथमिया के अंदर पैकिंग करती है। अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं है, ब्रेडी का मतलब कम हो जाता है, एरिथमिया एरिथमिक जो रेट है ना वो बहुत कम हो जाती है ब्रेडी के अंदर। ब्रेडिकार्डिया मतलब एरिथमिक हो जाता है, अनियमित हो जाता है, अनस्टेबल होता है, तो उसको अंदर सिंक्रोनाइज डायरेक्ट करंट वगैरह पैकिंग वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में अपन ने पढ़ा कि शो क्या है, क्या क्या टाइप है, और कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट है, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन है, किस प्रकार इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, बेसिक में जाना आपने, है ना। तो शौक के बारे में जितने भी जो मतलब नोरसेट के या फिर कोई जैसे चंडीगढ़ के पीजे चंडीगढ़ के हैं, नोरसेट के हैं, या फिर जिपमर के एग्जाम है, या सेंट्रल लेवल जितने भी एग्जाम है ना, अगर अच्छे से आपने मतलब ये शो का जो टॉपिक पढ़ा है अच्छे से इसको समझा है, तो जितने भी जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है ना वो क्वालिफाई कर सकते हो। इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से आएंगे। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो और आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहा है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको उसका उत्तर तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।